मेरा ही डायलॉग था देवडी का, वो भी काफ़ी चर्चित डायलॉग था वो कि दिल्ली में बिल्ली मार लो खा लो पर पालो मत, बहुत महंगा पड़ता है और कीमत चुकानी पड़ती है दिल से। बहुत टोपीबाज आदमी हो, ये सब कर कैसे लेते हो? जी तो सर, सबसे पहले तो होम बॉलीवुड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल जर्नी की अगर आपके बात की जाए तो 21 साल पूरे हो गए हैं आपके जर्नी को। 21 साल पहले आपने शुरुआत 2000 में 2000 से मैंने 2001 में एक्चुअली में शुरुआत की है। नहीं 2000 से मैंने एक्चुअली फिल्मों की जर्नी शुरू की है। थिएटर की जर्नी तो काफ़ी उससे पुरानी वो तो थिएटर की तो बात ही अलग है, लेकिन फिल्मों की जर्नी जो है वो साल 2000 से शुरुआत की थी। तो इस 21 साल की जो जर्नी है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहेंगे आज 2022 में? यार बढ़िया वक्फा था, एक बहुत अच्छा टाइम था जो मैं चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में फिर से आए। क्योंकि स्ट्रगल की बात नहीं है, बात है ज़िंदगी की बात है कि जो इस टाइम जितने मतलब जितने लिबर्टी के साथ जी सकते थे, मतलब जितने मज़े के साथ जी सकते थे, उस तरीके से दोस्ती यारी मिलना जुलना, तो अभी तो धीरे धीरे ज़माना भी बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। मतलब कोविड पेंडेमिक सब कुछ धीरे धीरे, बट अभी एक दूसरी ज़िंदगी है जो मतलब एक रिकॉग्निशन है लाइफ में, एक कनेक्शन है लोगों के साथ, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो पिछले की जो ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी में मतलब बहुत उतार चढ़ाव, बहुत मज़ा, बहुत लुत्फ़ लिया हमने ज़िंदगी के, बस ये कह सकते हैं। वेल इस 21 साल में कोई चेंज जो इस इंडस्ट्री में आपने देखा है? जैसे आपने कहा अभी तो बहुत कुछ बदल गया है, इंडस्ट्री में क्या बदला है जो एक चेंज बता सके हम? बदलाव तो देखिए, डिजिटल वर्ल्ड एक बहुत बड़ी बदलाव है। मतलब सो इसमें पूरा इंटरनेट का ज़माना है, मतलब नेट कंटेंट का ज़माना है, मतलब वेब प्लेटफॉर्म्स, इतने प्लेटफॉर्म्स, तो ये तो एक बहुत मेजर चेंज है। ऊपर से काम करने के तरीके में भी चेंजेस आए हैं। मतलब लोग ज़्यादातर पहले जैसे कि हम राइटर्स को वैल्यू, एक ज़माने में राइटर्स को बहुत बहुत वैल्यू देते थे, क्योंकि अगर आपको हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या फिर वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री, जो अगर सबको देखा जाए, मतलब कि कहानी पहले पहले हम फिल्म की शुरुआत ही होती थी कि अच्छी कहानी के साथ, क्योंकि अच्छी कहानी कहाँ से आएगी? लिटरेचर से आएगा। तो लिटरेचर वाज द बेस ऑफ आवर लाइक आवर फिल्म इंडस्ट्री, आवर थिएटर इंडस्ट्री, एवरीथिंग। तो धीरे धीरे हम लिटरेचर से जब हटते चले गए, हमको लगा कि हम मौलिक बनाना शुरू करेंगे, कुछ ओरिजिनल स्टोरी लेके आएंगे। तो ऐसे करते फिर हम धीरे धीरे मार्केट ड्रिवन इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, जहाँ बाज़ार आपको डिक्टेट करता है कि इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से स्टोरी बनानी चाहिए। तो ऐसे करते धीरे धीरे ना हमारे में राइटर्स की अहमियत कम होती गई, जो कि जिनकी अहमियत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब जो कहानीकार है, जो लिखता है। लेकिन अभी एक ये बदलाव है कि राइटर्स को हम अभी फिर से अहम भूमिका में देखते हैं। तो फिर अपने करियर की शुरुआत में आपने नसरुद्दीन शाह जी के साथ में काम किया, के मेनन हो गए, इरफान खान हो गए, सारे के सारे अपने आप में दिग्गज हैं, सभी थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं आप ही की तरह। वेल क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ या पूछना चाहूँगी, क्या कुछ काम करने के तरीके में आप अपने साथ में, यानी जैसे आप अपने आप में क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ देखते हैं जब आप उनके साथ काम करते आए हैं? तो उसमें सिमिलरिटीज़ मतलब अगर देखा जाए, आपने जितने भी नाम लिए, मतलब नसीर भाई, इरफान भाई,
ये लोग तो सारे थिएटर से ही जुड़े हुए हैं। तो एक पर्टिकुलर एक स्कूल ऑफ एक्टिंग तो आपको मिलती है, मतलब हाँ जाके कि अगर मतलब स्कूल इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन, मतलब स्कूल ऑफ एक्टिंग इन द सेंस एक सोच विचार, एक पर्सनल थॉट, एक कुछ अपना पर्सपेक्टिव लेके किरदार जब एक्टर जब किरदार प्ले करते हैं तो वो ये सारे एक्टर्स जो है इसी तरीके के प्ले करते हैं, जो मैं भी उसी स्कूल से बिलोंग करता हूँ। तो उसी स्कूल से बिलोंग करते हो, मतलब ये लोग ये बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मतलब मैं काफ़ी छोटा हूँ, लेकिन मैं भी मतलब मैं भी वैसा कोशिश करता हूँ कि उन जैसा काम करूँ। तो हाँ, मतलब वही एक सिमिलरिटीज़ है कि जब इनके साथ काम करते हो तो सहूलियत महसूस होती है काफ़ी ज़्यादा कि यार हाँ ठीक है, आई एम लाइक विद द राइट कंपनी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2001 से लेके 2008 तक में देवदी तक में काफ़ी वक्त लग गया। जो चुन्नीलाल जैसा किरदार जो है वो एक ऑडियंसेस पर अलग छाप छोड़ना, क्या वजह समझते हैं इसके पीछे की? क्योंकि आज का दौर बहुत ज़्यादा बदल गया है, उस दौर से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो क्या वजह समझते हैं कि इतना वक्त जो देवडी तक के गया उस चीज़ के पीछे? या देखिए, देवडी एक्चुअली इट्स अ वन ऑफ अ काइंड फिल्म। लाइक उस टाइम देवडी जब बनी थी तो उस टाइम जब कहानी की डिस्कशन हो रही थी कि एक ऐसा मिलू है जो मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन ऑफ देवडी, एंड अनुराग कश्यप सच अ ब्रिलियंट एक्टर एंड ऑल द ensemble कास्ट वर ब्रिलियंट, डीओपी वीओपी पूरी टीम, इट वाज अ वेरी क्रिएटिव कोलैबोरेटिव टीम, जिसके चलते देवडी जैसा कल्ट क्लासिक एक डेकेड में बन जाती है ऐसी फिल्में। तो और अपने हिसाब से बहुत विपरीत धर्म, मतलब बहुत डिफरेंट कहानी इसलिए है कि स्क्रिप्ट इसलिए है कि ये पहली बार दिखाया गया कि वुमेन लिबरेशन, अगर आप की बात करें कि वो कल्कि का कैरेक्टर, अगर चंदा का जो कैरेक्टर है या फिर माही का कैरेक्टर, पारो का कैरेक्टर, दे आर सो बोल्ड, दे आर एक्चुअली टेकिंग द डिसीशंस। मतलब बाकी पिक्चर में क्या होता है कि आप किसी और के डिसीजन में चलते हैं, वुमेन का जो ये इधर ये पहली बार एक हुआ है कि दे हैव टेकन द डिसीजन, ओके नाउ आई वांट टू डू दिस। सो उस तरीके से काफ़ी पहली बार एक ऐसी फिल्में बनी थी जो लोगों ने बहुत देखी है। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 15-15, 20-20 साल 20-20 बार ये पिक्चर देखें, तो लोगों ने कहा कि यार इतनी अच्छी फिल्म है। तो क्या है ना कि कभी कभार एक कल्ट क्लासिक के साथ ऐसे ही होता है कि जो एक विपरीत धर्मी फिल्में आपके सामने अचानक आ जाती है तो आपको वो झकझोर देता है, आपको अब सारी चीज़ें उसकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि गाने वाने अब देखिए पूरा देवडी वाज सब मिला के कल्ट क्लासिक है। तो कनेक्ट कर गया लोगों का, बिकॉज अनुराग कश्यप का जीनियस है, उसमें सारी चीज़ें हैं। और उस तरीके मतलब कि बहुत ही मतलब डिफरेंट है ना, मतलब जहाँ आपका हीरो भी बहुत हीरो दारू पी रहा है लगातार, वो हैगर्ट है, उसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, वो ऐसे दारू पीते हुए बोतल लेके जा रहा है, और जो आदमी जो है एक्चुअली जो पिंप है वो चुन्नीलाल जो है वो सूटेड बूटेड है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो हीरो जैसे घूमता है। तो सारी चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट को चेंज करने वाली फिल्में थी, तो इसलिए कनेक्ट कर गई। सो अगर हम, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही सारे बदलाव आ गए हैं। आज सिर्फ हीरो के बलबूते पर फिल्में नहीं चलती हैं। जितना ज़्यादा हीरो को इम्पोर्टेंस दिया जाता है फिल्म में, या जितना ज़्यादा हीरो इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइड आर्टिस्ट भी हो गए हैं, और उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्हें दिया भी जाता है, क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग भी बहुत बढ़ा दी गई है साइड आर्टिस्ट की भी। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे इरफान खान सर हो गए, तो बहुत सारे ऐसे जिन्होंने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जो साइड प्ले करते करते आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हीरो के कंधे पे ही रहती है पिक्चर अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारे देश में अभी भी वो है कि
इट्स अ हीरो ओरिएंटेड वर्ल्ड, मतलब कि एक हीरो तो होना ही चाहिए जो कि आगे जाके संभाले चीज़ों को। तो वैसे हमारे इंडियन इंडस्ट्री में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हीरोज़, जो अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, वो सब वो पैदा हुए, उन्होंने काम भी किया, उन्होंने अपने बलबूते पे पिक्चर लेके भी चले गए। लेकिन साथ ही साथ तभी भी एक ज़माने में साथ ही साथ तभी भी जो छोटे या किरदार होते थे उनकी भी एक जगह होती थी। लेकिन बाद में एक दौर आया जिस दौर में हीरो अनइफेक्टिव हो गया था कि हीरो को लेना पड़ेगा, हीरो एक ऐसा फेस है जो ऐसी सेटअप की पिक्चरें करेगा, मतलब कि वही 3-4 गाने होंगे, उसके बाद एक फाइट सीक्वेंस होगा, बीच पे रोमांस होगा, उसके बाद कुछ लॉस होगा उसकी ज़िंदगी में, बिल्कुल सेट फार्मूलाज वाली फिल्में। तब उस टाइम फिर करेक्टर आर्टिस्ट साथ में खड़ा किया जाना शुरू किया कि चलो इसका सपोर्ट सिस्टम भी बनेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप चले कि हर किरदार जो है किरदार ही होता है, मतलब वो चाहे वो हीरो भी हो, तो हीरो में जब किरदार नज़र नहीं आता है तब आपको लगने लगता है कि यार ये इसको क्यों लिया है पिक्चर में, इससे अच्छा तो उस एक्टर को खड़ा कर देते। यही होता है। तो सारे किरदार जो है, सारे एक्टर जो है वो किरदार ही होना चाहिए और सारे किरदार इम्पॉर्टेंट होता है। आज की तारीख में आप अगर बोल सकते कि साइड आर्टिस्ट को तवज्जो इसलिए दिया जाता है क्योंकि बिकॉज इस OTT में कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री होने की वजह से आपके पास टाइम ज़्यादा है, आपके पास समय ज़्यादा है, आपकी सोच की लिबर्टी है, आपके पास इतना सेंसरशिप नहीं है, जिस वजह से आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, किसी किरदार में आप घुस सकते हैं, उस आप प्लॉट से ज़्यादा सब प्लॉट में भी जाना शुरू किए, जो पहले ज़माने में आपके पास इतना मौका नहीं होता था, क्योंकि वो आप 1.5 घंटे की फिल्म में, 2 घंटे की फिल्म में प्लॉट ही आपका ख़त्म नहीं होता, सब प्लॉट में कहाँ से चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है, इसीलिए कैरेक्टर आर्टिस्ट जो है, अगर आप जिसको कैरेक्टर आर्टिस्ट बोल रहे हैं, उनका भी प्रोमिनेंट प्ले रहा सिनेमा में या OTT में। तो ऑफ कोर्स मतलब प्रोमिनेंट जो भी है, अभी जो है हम जो कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं वो एक आदमी, उसकी कहानी, तो वो आदमी कोई भी हो सकता है, चाहे वो मतलब कोई सो कॉल्ड हीरो है, बहुत गुड लुकिंग है, या आम आदमी है, कोई भी जा सकता है, बिकॉज इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, एवरीबडी इज़ वेलकम। एंड बट अभी कंटेंट ड्रिवन होने से क्या है कि आपके पास अच्छे किरदार खेलने का टाइम मिलता है, मौका मिलता है, और आप अच्छे एक्टर्स हो तो खेल के निकल जाएंगे। जो है वो काफ़ी अहम किरदार निभाते आए हैं एक फिल्म को सक्सेस करने में। आज अलग अलग तरीके के प्रमोशंस होने लग गए हैं, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, एंड हर तरीके से प्रमोशंस करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो प्रमोशंस करने में बिलीव नहीं रखते, जिनको ये है कि हमारे नाम से ही फिल्म चल जाएगी, उनको इतना कॉन्फिडेंट है कि हमारी एक्टिंग से ही फिल्म चल जाएगी। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम आपको भी कम ही प्रमोट करते हुए देखते हैं, कोई भी फिल्म या सीरीज़ हो, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कितना बिलीव करते हैं आप प्रमोशंस एंड ऑल में, और अपनी एक्टिंग पर कॉन्फिडेंस तो आपको डेफिनेटली है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार आपको मिलता आया है, जितने भी किरदार आपने निभाए, चाहे मिर्ज़ापुर हो, अनदेखी हो, तो क्या कहना चाहेंगे प्रमोशंस को? यार प्रमोशंस ज़रूरी है, अव्वल तो प्रमोशन ज़रूरी है। जैसे हमारे मोहल्ले में जब बच्चे थे हम, तो रिक्शा में माइक लगाता हुआ लगा के पैडल करता हुआ आदमी पीछे बता गया, जंबो सर्कस आया है, इस मैदान में लगा है, शाम को 6:30 बजे आ जाए। प्रमोशन तो ज़रूरी है, मतलब प्रमोशन तो चाहिए। हम जब थिएटर करते थे, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, ग्रुप थिएटर करते थे, तभी भी हम प्रमोशन कैसे करते थे, हम एटलीस्ट एक पोस्टर तो बनाते थे। वो पोस्टर बना के एटलीस्ट हॉल के सामने हम 7 दिन तक रखते थे, तो लोगों को पता तो चले कि प्ले हो रहा है। या फिर हमारे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाता था तो हम क्या करते थे, ऐसा ऑफसेट पे पोस्टर बना के दीवारों पे गोंद लगा के रात चिपका देते थे। प्रमोशन तो चाहिए। और आज के तारीख में प्रमोशंस तो मतलब अब सोशल मीडिया में एक भी चीज़ें आप हिडन नहीं रख सकते। मतलब आप
अगर शूटिंग में जा रहे कोई ना कोई फ़ोटो खींच के उस चीज़ को अपलोड कर दिया, आपको पता चला आपका लुक रिवील हो गया, आपका पिक्चर का नाम रिवील हो गया, और किसने आप शूट देख रहे किसने क्लैप बोर्ड में पढ़ लिया आपका शो का नाम क्या है। तो आजकल कुछ भी नहीं छिप सकता, तो प्रमोशन तो है। और रही बात परफॉर्मेंस की, वो कॉन्फिडेंस की बात नहीं, वो बात है कि मतलब दिस इज़ माई वर्क, दिस इज़ माई जॉब, और मैं पसंद करता हूँ ये काम करना। मैं एन एक्टर, मैं शिद्दत से ये काम करता हूँ। कनेक्शंस हो जाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। क्रिटिसिज्म भी सराखों पर। लेकिन प्रमोशन, हाँ, मैं शुरू में मैं प्रमोशन ऐसा लगता है कि यार ठीक है, मतलब इन लोगों के जो काम बोलेगा तो काम तो बोलेगा ही ना, तो और आज के तारीख में या आप जैसे हैं तो फिर मिल जाते हैं, आप आ जाते हैं, तो चलता रहता है, बस ऐसा कुछ नहीं, ख़ास कुछ नहीं। बस प्रमोशन तो ज़रूर है, जो प्रमोशन कर रहे हैं उनको भी जायज़ है, प्रमोशन तो चाहिए, नहीं तो फिर कैसे चलेगा लोगों को कि कुछ हो रहा है। डायलॉग्स ने भी एक अलग ही अपनी जगह बना ली है, क्योंकि आजकल फिल्में हिट हो ना हो, लेकिन अगर उस फिल्म का एक डायलॉग भी हो जाए या क्योंकि मेम्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा, मिर्ज़ापुर का आपका टोपीबाज वाला डायलॉग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, हाँ, काफ़ी पॉपुलर हो गया। सो अगर एक बार हमें वो डायलॉग आप अपने मुंह से सुना दें, और मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करें, तो इसके अलावा आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा डायलॉग रहा है मिर्ज़ापुर का? मिर्ज़ापुर का मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं वो डायलॉग ओरिएंटेड डायलॉग तो मुझे मिलते हैं और मैं डायलॉग डिलीवर भी कर देता हूँ, और उसके बाद वो डायलॉग चर्चा में भी आ जाता है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा डायलॉग मतलब याद नहीं रख सकता हूँ। मतलब हाँ, चलो टोपीबाज वाला तो बहुत ज़्यादा चर्चित डायलॉग है, इसलिए थोड़ा सा याद है उसके, क्या उस डायलॉग के उसमें कस्प वर्ड है, वो वर्ड को मैं एडिट करके बताता हूँ। बहुत टोपीबाज आदमी हो, ये सब कर कैसे लेते हो, तो ऐसा कुछ था। और इसके अलावा मतलब डायलॉग्स एक मेरा ही डायलॉग था देवडी का, वो भी काफ़ी चर्चित डायलॉग था वो कि दिल्ली में बिल्ली मार लो खा लो पर पालो मत, बहुत महंगा पड़ता है और कीमत चुकानी पड़ती है दिल से। तो ये एक डायलॉग था उस टाइम, तो वो भी काफ़ी चर्चित रहा। सो यही है। इसके अलावा सर अनदेखी 2 आ रही है, अनदेखी 2 की अगर बात की जाए तो कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके से होने वाला है अनदेखी 2 का? क्या यार आ ही गया है, अभी तो 4 तारीख को तो अनदेखी आ ही जाएगा। ट्रेलर भी आप लोगों ने देख लिया, ट्रेलर से भी आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है। तो कहानी जहाँ से हमने छोड़ी थी, कहानी उससे आगे बढ़ रही है, और अभी कुछ नए किरदार भी आप लोगों को देखने को मिल गया कि जो और भी कुछ एक्टर्स लॉन्च हुए। तो एक मज़ेदार कहानी है। फिर कहानी अनदेखी तो अनदेखी है, जिसने जो आपने देखी हुई चीज़ों को अनदेखी जब कर देते तो वही अनदेखी है। तो और अनदेखी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी नहीं देखी, तो वही देख लीजिए, मज़ा आएगा। आज का दौर ऐसा आ गया है सर कि जहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म उनके नाम पर भी नहीं चल पाती है, लेकिन कुछ छोटे दर्जे की फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो जिनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, वो कुछ अनएक्सपेक्टेडली इतनी ज़्यादा चल जाती है या लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ जाती है कि खुद स्टार्स ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैं इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? डू यू थिंक कि लोगों की चॉइसेस जो है वो चेंज हो गई है, और लोग आज ना कि एक एक्टर को फिल्म में एज एन एक्टर देखना पसंद करते हैं, बल्कि कंटेंट देखना पसंद करते हैं? नहीं, लोगों के चॉइसेस ऑफ कोर्स 100% लोगों के चॉइसेस जो है मच रिच हो चुके हैं, क्योंकि पहले ज़माने में आपने एक ऐसी फिल्में बनाई हैं कि जो ऑडियंस के पास कोई चॉइसेस ही नहीं होते थे कि सिनेमा हॉल में जाके वो फिल्म देखें, या तो फिर उस टाइम ऐसी फिल्में बनती थी जो जिसको हम बाद में आर्ट हाउस फिल्में बोलते थे। गोविंद जी की फिल्में बनती थी, श्याम जी की फिल्में बनती थी, उधर अदुरु गोपाला कृष्णन, सतीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक। तो ऐसी फिल्में जो है वो सीधा वो फिल्में लोकल मार्केट में रिलीज़ करती थी, फिर फॉरेन चली जाती थी, वहाँ से अवार्ड लेके नेशनल अवार्ड लेके घर बैठ आपको दूरदर्शन में कभी कभार देखने को मिल जाते थे।
लेकिन पॉपुलर फॉर्मेट की जो फिल्में हैं, पॉपुलर फॉर्मेट की फिल्मों में हमने चॉइसेस दिए ही नहीं एक लंबे टाइम तक, मतलब नो कि वही चलता आया कि वही एक फार्मूला है। हीरो होगा, माँ बाप होगा, हीरो के बचपन में क्राइसिस हो जाएगा, आखिर में जाके ये हो जाएगा, उसके बाद 2-3 गाने होंगे, ये होगा, फिर एक्शन होगा, फिर मिलाप हो जाएगा। तो अब अभी क्या है ना कि अब OTT ने क्या कर दिया, कुछ दिनों से OTT से पहले भी, अब जब DVDs का शुरू हो गया था कि DVD लाइब्रेरीज, तो लोगों ने अच्छी अच्छी फिल्में देखना शुरू किया, स्टार्ट किया। वर्ल्ड फिल्म सिनेमा के साथ उनका में एक रूबरू हुआ, मतलब लोग कि आमने सामने वो बैठे कि अरे ये ऐसी फिल्में भी बन सकती है, ऐसी फिल्में बनती है, हम क्या देख रहे हैं, हमारे में क्या बनते हैं। उसके बाद OTT आने के बाद कंटेंट देख के वो स्पेनिश, आज के तारीख में घर में बैठ के स्पेनिश कंटेंट, साउथ कोरियन कंटेंट, कहीं का भी कंटेंट, आप नॉर्वेजियन कंटेंट देख रहे हैं, इटालियन कंटेंट देख रहे हैं, फ्रेंच कंटेंट देख रहे हैं, सब। तो आपको क्या होता कि दाल भात खाते खाते एक दिन आपको अचानक बोले कि अरे यार बिरयानी भी एक चीज़ होती है, अरे यार लजानिया भी एक चीज़ होती है, अरे यार चाउमीन भी एक चीज़ होती है, ऐसे भी खाया जा सकता है, ये भी खा के देखो, ये भी अच्छा लगता है। तो आपका टेस्ट बड डेवलप तभी करता है ना कि जब आप तरह तरह के स्वाद लेते हैं। तो ये अभी ऑडियंस को तरह तरह का स्वाद आने लग गया है। तो ऑडियंस को आपको बोला कि OTT लाइक सबके घरों में है, सहूलियत के टाइम के हिसाब से है, घर में बैठ के आराम से OTT देख रहे हैं बैठ के, तो आपके पास सब कुछ मुट्ठी में है। तो आप बैठो, देखो, सब्सक्रिप्शन ले लो, हॉल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कंटेंट देखो बस। लेकिन इसी के साथ में जैसे कि आपने कहा लोगों को टेस्ट के बारे में, तो इसी के साथ साउथ फिल्मों ने जो है वो एक अलग जगह बना दी, जैसे कि पुष्पा हो गई, KGF हो गई, ये सारी फिल्मों से एक साउथ की इंडस्ट्री का भी अलग ही जगह बन गया है बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह। तो इस चेंज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और साउथ इंडस्ट्री के इस बढ़ती ग्रोथ के बारे में? मुझे तो लगता है कि साउथ की एक अलग तरीके की फिल्में, एक अलग तरीके की सेंसिबिलिटीज़ की फिल्में हमेशा से रही, हमेशा एक बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, मतलब बहुत ही चर्चित फिल्म इंडस्ट्री है साउथ के। और इंडस्ट्री का तो इन्फ्लुएंस होता ही है, जैसे कि मान लीजिए कि पूरा जो हमारा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वेस्टर्न फिल्म इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस ही बना है। तो इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं तो ये कहूँगा कि साउथ की फिल्म में पुष्पा, ये लोग डिफरेंट एक अतिरंजित एक वर्ल्ड क्यों ना दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो इनका ना बहुत रूटेड रहता है, मतलब इनकी जो बहुत ही नेटिविटी इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ की नेटिविटी स्ट्रांग हो जाए, जिस आर्ट की नेटिविटी स्ट्रांग होता है, जिस आर्ट का रूट स्ट्रांग होता है, वो आर्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो फिल्में ज़्यादा इफेक्ट करता है हमको। वेल आज के दौर में लुक्स भी ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं एक्टिंग वाइज, अगर, क्योंकि पहले एक्टर्स अपने लुक्स पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अब भी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स जिनकी एक्टिंग अच्छी होती है उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। वेल आज के टाइम ये दौर ऐसा ही आ गया है जहाँ आज ऑडियंस लुक्स पर इतना ज़्यादा ध्यान देती भी नहीं है। डू यू थिंक या डू यू एग्री विद लुक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लुक्स बहुत आहार्य अभिनय बोलते हैं नाट्य शास्त्र में इसको। योर ऑर्नामेंटेशन, मेकअप एंड कॉस्ट्यूम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट द थिंग इज़ दैट लुक्स का 2 मायने होता है। एक है कि आप कैसे कितना खूबसूरत दिख रहे हैं, या फिर आप किरदार में कितना खूबसूरत दिख रहे हैं। जब सेकंड वाला इंपॉर्टेंट होता है, जब आप किरदार में कितना खूबसूरत दिख रहे हैं, वो आपका लुक्स है। बल्कि आप कितना अच्छा लाइफ में दिख रहे हैं, कितना अच्छा पर्दे में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसमें बदसूरत ना दिखूँ, खूबसूरत दिखूँ, दोज आर फॉल्स। वो हट जाना चाहिए, वो हट जाना चाहिए। बल्कि ये दिखना चाहिए आप किरदार में कितना खूबसूरत दिख रहे हैं। वेल सीरीज़ की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ बॉलीवुड में जो भी सीरीज़ आई है उसमें एक आपका अहम रोल या कह सकते हैं अहम भूमिका रही है आपकी, वहीं बंगाली इंडस्ट्री की सीरीज़ वगैरह है, फिल्में वगैरह है, वहाँ पर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका रही है। एक अलग ही एक जगह बनाकर रखी है आपने। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस सीरीज़ के जो दौर है, ये जो सीरीज़ वाला जो दौर है जहाँ पे ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि डू यू थिंक एक आर्टिस्ट को अपनी पहचान बनाने के लिए एक अलग जो प्लेटफॉर्म मिला है वो बहुत ही अच्छा है?
यस ऑफ या कोर्स ऑफ कोर्स। यूजफुल है बहुत? ये अब अभिनय का मौका नहीं मिलेगा, अभिनय रोल नहीं मिलेगा तो अभिनय दिखाएंगे कैसे? तो वो जाहिर सी बात है, जितना काम मिलेगा उतना ही अच्छा होगा, और जितना काम मिलेगा उतना ही मेरे पास मौके मिलेंगे ज़्यादा, और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। सो और अभी एक्चुअली इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बंगाली इंडस्ट्री, कोई हिंदी इंडस्ट्री, इस टाइप का तो कुछ रहा नहीं। मतलब बहुत लोग इधर जाके उधर काम करते हैं। मतलब प्रिसाइजली मतलब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलने के बाद मैं वही मतलब मैं इसी तरफ रुख कर गया। तो मैं ज़्यादातर हिंदी रंगमंच और हिंदी काम ही किया है मैंने ज़िंदगी में। तो मैं इधर उधर जाके मैं काम करता हूँ। 2-3 प्रोजेक्ट किया मैंने बंगाल में। और अनदेखी का जैसे कि हमने बोला, डायलॉग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कुछ बताना चाहेंगे? कोई फेवरेट आपका डायलॉग रहा है? और तो आपने कह दिया, मुझे याद नहीं रहते डायलॉग, लेकिन फिर भी। नहीं, अनदेखी का तो एक तकिया कलम है ना मेरा, जो काफ़ी पॉपुलर था कि आई एम नॉट एन इंस्पेक्टर, आई एम डीएसपी। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट है वो, वो उसी को लेके ही 4-5 बजे कि आई एम नॉट एन इंस्पेक्टर, आई एम डीएसपी। द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट एन इंस्पेक्टर, आई एम डीएसपी। You see, when you see these stars, he's a DSP, not an inspector. So तो ऐसे ही चलता रहता है उस कैरेक्टर का। वेल, गजब टोपीबाज आदमी हो। जरूर सुनना चाहेंगे हम आपके मुंह से। अभी तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला है कि वही तो डायलॉग बोला था ना कि बहुत टोपीबाज आदमी, बहुत टोपीबाज, गजब गजब टोपीबाज आदमी, ऐसा कर कैसे लेते हो? सो इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे सर? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे सारे वही है, गॉन गेम 2 है, जमतारा 2 है, बस खुदाफिज 2 है, ये सब आएंगे। अभी 2-3 चीज़ों की शूटिंग चालू हो रही है, कर रहा हूँ। वो जब लीक हो जाएगा तब पता चलेगा हम लोग को। डेफिनेटली हम आपको और ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको मज़ा आया होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।